गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम अपनी व्याकरण की क्लासेस शुरू कर चुके हैं और जिसमें हम अब तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इन्हीं में बच्चों, हम जो हमारा लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे वो था विकारी शब्द। बच्चों, ये विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द का मतलब है जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए, उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। अर्थात लिंग वचन कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन हो वो होते हैं विकारी शब्द। अब विकारी शब्द जो हैं उनमें परिवर्तन कैसे होते हैं? जैसे मैं कहूँ कि राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाता है, और वहीं हम लगाएं सीता विद्यालय जाती है, तो जाती है। तो ये जाना जो है क्या है? क्रिया। तो क्रिया हमारे लिंग के अनुसार परिवर्तित हो गई। ठीक इसी प्रकार से जैसे वह बहुत बड़ा है, वह बहुत बड़ी है, तो बड़ा और बड़ी ये जो शब्द हैं ये लिंग के अनुसार परिवर्तित हुए, और बड़ा और बड़ी शब्द होते हैं विशेषण शब्द। ठीक इसी प्रकार आपके जो भी सर्वनाम शब्द होते हैं वो भी यह उसका है, यह उसकी है। तो ये जो उसका और उसके जैसे शब्द हैं ये सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों, कुल मिलाकर जो बात आपको स्पष्ट की जा रही है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द होते हैं। तो पहले हम ध्यान से देखते हैं कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हमारे 4 प्रकार के हम पढ़ चुके थे कि हमारे विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द भेद कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब ये हमारे क्या है बच्चों? विकारी शब्द हैं। ये जो विकारी शब्द हैं इनमें से हम 2 पढ़ चुके हैं। इनमें से हम संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम के हमने बाकायदा भेद वगैरह सब पढ़े थे कि विकारी शब्द हैं और ये किस तरह से परिवर्तित होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे विशेषण। हम संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे विशेषण। तो पहले आता है विशेषण की परिभाषा कि विशेषण क्या है। तो बच्चों, विशेषण है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। अब ये शब्द कौन से होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं? ये आपके गुण के आधार पर, दशा के आधार पर, स्थिति के आधार पर, किसी भी अवस्था के आधार पर, किसी भी तरह से जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं वे विशेषण शब्द होते हैं। अब विशेषण शब्द जो है उनको हम कैसे लेंगे? देखिए, विशेषण की परिभाषा है संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ये तो हुई आपकी परिभाषा। आपको परिभाषा के साथ ये बता दिया गया है कि ये विशेषता कैसे बताते हैं। ये गुण, दशा, अवस्था,
परिस्थिति के आधार पर विशेषता बताते हैं। अब ये है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये तो हुई आपकी मुख्य बात। अब बात करते हैं कि विशेषण जो है उसमें किस तरह से वो विशेषता बताते हैं। तो देखिए इसमें दो मुख्य भाग होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, तो उदाहरण क्या है आपका, राम की राम छोटा है, राम छोटा है। अब जैसे राम छोटा है ये शब्द है, ठीक इसी प्रकार से हमने दूसरा सेंटेंस लिखा, रीता बड़ी है। अब यहाँ देखिए बड़ी, छोटा, आकाश नीला है। अब यहाँ नीला, अब क्या है ये, राम जो है ये तो है हमारा विशेष्य और ये है विशेषण। ठीक इसी प्रकार रीता जो है वो है विशेष्य और ये है विशेषण। ठीक इसी प्रकार आकाश शब्द जो है ये है विशेष्य और ये है विशेषण। तो बच्चों मैंने आपको ये पहले समझा भी दिया था कि विशेष्य और विशेषण क्या होता है। तो विशेष्य आपका होता है बच्चों जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए और विशेषण का मतलब है जो विशेषता बताए। तो जो विशेषता बताता है उसे तो हम कहते हैं विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। तो रीता विशेष्य हो गई, बड़ी है इसलिए ये उसका विशेषण हो गया। राम विशेष्य हो गया, छोटा है ये उसकी विशेषण हो गया। तो इस तरह से विशेष्य का मतलब है कि जिसकी विशेषता बताई जाए और विशेषण हो गया कि जो उसकी विशेषता है। कि विशेष्य का मतलब क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या है, विशेष्य है। कि जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वो क्या है, विशेष्य है। और जिसकी हम जो विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, जो विशेषता बता रहा है उसे
विशेषण उसे विशेषण कहते हैं। तो जो विशेषता बता रहा है उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। तो ये देखिए जो मुख्य बात है वो क्या है कुल मिला के, कि आपका जो विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य है, और विशेषण क्या है? जो विशेषता बता रहा है उसे विशेषण कहते हैं। तो ये आपका विशेषण हो गया। अब बात करते हैं कि विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के कुल कितने भेद हैं बच्चों? यदि आप मुख्य रूप से देखेंगे तो विशेषण के 4 भेद हैं, लेकिन यदि उसको विस्तारित रूप में देखा जाए तो विशेषण के 6 भेद होते हैं। विशेषण के भेद। अब हम देखेंगे कि विशेषण के भेद कितने हैं। तो देखिए विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण के कुल 4 भेद हैं बच्चों। 4 भेद कैसे? गुणवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक, नाम धातु, और व्यक्तिवाचक। अब कुल मिलाकर जो आपका ये विशेषण है, इस विशेषण के कितने भेद हो गए बच्चों? कुल मिलाकर 6 भेद हो गए। पहले हम जब पढ़ते थे तो 4 ही भेद पढ़ते थे, लेकिन 9th क्लास से 6 भेद माने जाते हैं। तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक और नाम धातु, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब ये कैसे होते हैं वो देखिए। देखिए गुणवाचक विशेषण जो है वो क्या है। अब हम पहले ये देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या है। कि गुणवाचक विशेषण क्या है। तो देखिए गुणवाचक विशेषण क्या है। गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दशा, अवस्था, गुण, दशा, अवस्था का बोध कराए। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दशा, अवस्था का बोध कराए वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब गुणवाचक विशेषण कैसे? अब देखिए उदाहरण कि गुणवाचक विशेषण की क्या उदाहरण है। कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दशा, अवस्था का बोध कराए,
तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दशा, अवस्था का बोध कराए वे गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब कैसे उदाहरण लेना है आपको? उदाहरण देखिए, मोहन बुद्धिमान है, तो ये उसका क्या है? क्वालिटी है। अब यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि बुद्धिमान शब्द जो है वो आपका गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पर्वत विशाल है। अब देखिए यहाँ विशाल शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। तो ये जो विशेषता है, ये विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत कर रही है। अब कैसे? पर्वत शब्द जो है संज्ञा शब्द है, मोहन शब्द जो है संज्ञा शब्द है। तो ये आपको ध्यान देने हैं कि जो गुणों की ओर संकेत करें तो उनको हम किस में रखेंगे? गुणवाचक विशेषण में रखेंगे। तो आपका मोहन शब्द जो है, ये बुद्धिमान शब्द जो हो गया, ये आपका गुणवाचक है। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि अब तक हमने विशेषण के 4 भेद पढ़े थे, ये 6 भेद कैसे हो गए? तो बच्चों, हर समय जो हमारे व्याकरणकर्ता होते हैं, जो हमारे व्याकरण के रचयिता हैं, उनके साथ साथ जो नई परिवर्तन होते हैं हमारे समय के अनुसार किताबों में, तो उसी प्रकार व्याकरण में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये पिछले कुछ वर्षों में जो विशेषण हैं उसके कुल 6 भेद कर दिए गए हैं, और किताबों में जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उनमें प्रश्न भी पूछे गए हैं। इसलिए इनको आप हल्के में नहीं ले सकते कि हम नाम धातु और व्यक्तिवाचक को अलग कर दें। तो इनको अलग नहीं करना है, इनको भी हमें साथ के साथ पढ़ना है। तो गुणवाचक जो है वो आपका इस तरह से क्लियर हो गया। अब ऊपर वाले जो शब्द हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है, उनको मैं साफ कर देती हूँ। बच्चों, गुणवाचक विशेषण में ये बात ध्यान देने की है कि उसमें संज्ञा और सर्वनाम के ही गुणों का बोध कराया जाता है। आप कहीं भी क्रिया विशेषण से कंफ्यूज नहीं होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना है कि हम क्रिया विशेषण को गुणों में रख लें, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें हैं और ये हमें ध्यान होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो क्रिया विशेषण अलग चीज़ है, गुणवाचक विशेषण अलग चीज़ है, उनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका अगला जो भेद है वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में क्या है बच्चों कि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द, जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, वे संख्यावाचक वे जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, वे संख्यावाचक
विशेषण कहलाते हैं। अब कैसे कि ये संख्यावाचक विशेषण कैसे है? तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये संख्या निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार से होती है। जैसे कि आपसे कहा जाए, उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या है, कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। वहीं दूसरा उदाहरण है, कुछ पेड़ जल रहे हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो 30 विद्यार्थी हैं ये क्या है? संख्या। कौन सी संख्या? निश्चित संख्या। ये निश्चित संख्या है। और ये जो कुछ शब्द है ये अनिश्चित संख्या है। मैंने ये उदाहरण क्यों लिखे हैं बच्चों? क्योंकि आपको ध्यान देना है कि ये 30 शब्द जो है ये आपको निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, वहीं कुछ शब्द जो है वो अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। अब क्या मतलब है इससे? इससे ये मतलब है कि जो आपका संख्यावाचक विशेषण होता है उसके दो भेद होते हैं। अब वो दो भेद कौन से हैं? एक तो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ये निश्चित और अनिश्चित क्या होता है? पहले आप इसको समझिए कि निश्चित और अनिश्चित क्या होता है। निश्चित का मतलब है कि आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल आपको समझ में आ गया। कुल मिलाकर कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो 30 का मतलब है कि वो काउंटेबल है। वहीं कुछ पेड़ जल रहे हैं, यद्यपि हम पेड़ को गिन सकते हैं, पेड़ कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है, पेड़ों को गिना जा सकता है, लेकिन फिर भी हमने उसके लिए क्या लगा दिया? कुछ पेड़ जल रहे हैं। तो ये कुछ शब्द जो है अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। तो बच्चों यहाँ समझने की बात है, क्योंकि आपका जो अगला वाला है जो परिमाणवाचक है, वो परिमाणवाचक जो है उस परिमाणवाचक में हम इसी चीज़ को समझेंगे। मैंने जानबूझकर पहले संख्या लिया है क्योंकि परिमाण में फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो हम परिमाण बाद में पढ़ेंगे, पहले संख्या पढ़ रहे हैं। तो उसमें आपको ये समझना है कि परिमाण में भी यही शब्द होंगे, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि ये अनिश्चित है तो परिमाण में अनिश्चित है या संख्या में अनिश्चित है, यही समझने की बात है जो आपको स्पष्ट रूप से बताई जाएगी। तो संख्यावाचक जो विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण के भेद। तो जो भेद है बच्चों, वो भेद कौन से हैं? एक तो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और वहीं दूसरा भेद जो है, पहला भेद आपका ये हो गया और दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब बच्चों ये ध्यान देने की बात है कि इनकी परिभाषाएं नहीं लिखनी है आपको, लेकिन समझना है
कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए वो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जो संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराए वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आपको ये दोनों बातें बता दी गई हैं कि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, गिने जा सकते हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक में आ गए। वहीं कक्षा में कुछ पेड़ जल रहे हैं, तो ये कुछ गिने तो जा सकते हैं, पेड़ों को हम गिन सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने आलस पूर्वक उसमें कुछ शब्द का प्रयोग करके उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बना दिया। तो ये जो चीज़ है ये कुल मिलाकर आपकी संख्या में मानी जाएगी। वहीं परिमाण में क्या होता है बच्चों कि जो परिमाणवाचक होता है उसमें संज्ञा और सर्वनाम की परिमाणवाचक जो होता है उसमें संज्ञा और सर्वनाम के मापतोल का बोध होता है, जिसे हम अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। लेकिन एक अंतर के तौर पे आप इसको समझिए कि परिमाण का मतलब है मापतोल और संख्या का मतलब है काउंटिंग। मापतोल के लिए हमें एक निश्चित पैमाने की ज़रूरत पड़ती है और संख्या में हम उसे उंगली से गिनकर भी पता लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये दोनों भेद परिमाण में भी होंगे, लेकिन दोनों भेदों में शब्द भी वही मिलेंगे, कुछ थोड़ा ज़्यादा अधिक, लेकिन हम ध्यान दें कि उनमें कैसे पहचान करेंगे। जैसे चीनी है, चावल है, गेहूं है, दूध है, पानी है, इनको उंगली से नहीं गिना जा सकता। तो जो चीज़ उंगली से नहीं गिन सकते वो चीज़ तो आपकी परिमाण में आ जाएगी। जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे पेड़ को हम गिन सकते हैं, भले ही आप कुछ लगा दो, तो जिनको आप गिन सकते हो उनको हम अनिश्चित संख्यावाचक में रखेंगे। तो बच्चों आज आपने जो कुछ भी पढ़ा उसके 2 प्रश्न गृह कार्य के लिखिए कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद बताइए। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद बताइए। जो मैंने आपको पहले लिखा था फिर उसको साफ कर दिया था, तो वो आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों की परिभाषा लिखनी है और उदाहरण लिखने हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।